आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, यानी किसी दृढ़ पिंड का संतुलन हिंदी में कह सकते हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन चार विकल्पों में से कौन सा सही है हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ये चीज गलत है। सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र हमेशा एक ही बिंदु पर होते हैं। कोइंसाइड्स का मतलब जैसे हमने बताया था आपको कि एक ये सर्किल है और एक सर्किल और बड़ा हो तो दोनों का केंद्र बिंदु एक ही होगा, इसको कोइंसाइड बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पर होगा किसी बॉडी में। ये कहना गलत है। ये तब सही होगा जब बॉडी सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सही है, सममित बॉडी के लिए सही है, यानी सब जगह से दोनों बॉडी बराबर हो तो उनके लिए तो ये लागू हो सकता है, लेकिन किसी भी बॉडी के लिए नहीं लागू होगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिमेट्रिकल बॉडी अगर लिखा होता तो ये सही हो जाता, तो ये वाला गलत हो गया। अब बी पॉइंट देखते हैं, कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टार्क ऑन द बॉडी इज 0। यह भी गलत हो गया। जब यहां पर ग्रेविटेशनल शब्द लगा है गुरुत्व वाला, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां मास की जगह अगर ग्रेविटी लिखा होता तो यह सही हो जाता। यहां मास लिखा है, यहां ग्रेविटेशनल टार्क, इसलिए गलत हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टार्क ऑन द बॉडी इज 0। अगर यहां द्रव्यमान की जगह गुरुत्व केंद्र की बात करता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र, तब ये सही हो जाता, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है, कह रहा है कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी। तो अगर जो है कोई मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड है, इस पर दोनों तरफ एक गेंद इधर एक गेंद इधर बांध दिया जाए तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकती अगर इसमें फोर्स लगेगा। ये रोटेशनल मोशन करेगी, वृत्तीय गति, घूर्णन गति करेगी। तो रोटेशनल मोशन केवल करेगी, ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरीय गति नहीं करेगी। अगर ये दोनों गेंद अलग अलग होती तो रेखीय स्थानांतरण गति होती। क्योंकि दो गेंद आपस में एक रॉड द्वारा फंसी हुई है तो ये केवल घूर्णन गति कर सकती हैं, ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरीय गति नहीं कर सकती। तो तीसरा भी हमारा गलत हो गया। अब चौथा विकल्प देखते हैं। तो कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट स्मॉल इफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट ए लार्ज लोड। लिफ्ट गलत लिखा है, मूव ए लार्ज लोड। तो यहां पर लिफ्ट थोड़ा सा गलत है, लेकिन अगर हम सही करना चाहें तो चौथे विकल्प को सही मान सकते हैं। क्योंकि जब दो लोड के उठाने की बात होती है तो मान लीजिए कि ये कोई रॉड है और यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर सधा हुआ, अब यहाँ पर कोई ये बहुत बड़ा हमने वो लगा दिया, इधर कोई लोड है इसको उठाने के लिए, तो ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऊपर तो उठेगा लेकिन मूव भी करेगा। ये नीचे को जाएगा तो ऊपर को जाएगा, ऐसे वृत्ताकार।
ये ऊपर ऐसे मूव करेगा या नीचे, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा इधर जो बॉडी है उसको। अगर ये इधर फोर्स लग रहा है तो इधर जो बॉडी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब फोर्स कम लगाना पड़ेगा इधर वाली बॉडी को ऊपर मूव करने के लिए, ना कि लिफ्ट करने के लिए। ठीक ना, तो इस बात को ध्यान देना है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पर देखिए 27वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट द सिस्टम विल रिक्वायर्ड ए फोर्स दैट इज लेस देन द लोड, जो कि लोड से कम है। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि हमको कम बल लगाना पड़ेगा किसी लोड को मूव करने के लिए, लेस देन द लोड इन ऑर्डर टू मूव इट, मूव करने के लिए, ना कि उठाने के लिए। तो ऊपर की ओर मूव करेगा, ये कहने का मतलब। तो कह रहा है हेंस स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोनों बातें लिखा है कि अगर मूव लिख दिया जाए उसकी जगह उठाने की बजाय, तो हम चौथे को सही मान सकते हैं, और नहीं तो देखा जाए तो कोई भी सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, इसको करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया जाए तो दूसरा, और यहां पर लिफ्ट को मूव मान लिया जाए तो चौथा, दो हमारे सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डी विकल्प दूसरा और चौथा ये करेक्ट माना जा सकता है, नहीं तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तो अगर मारना है तो इसको मार सकते हैं, नहीं तो नन ऑफ दीज। अब 28 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एज A and B and it is in equilibrium in a horizontal position। तो कह रहा है कि दो चाकू की धार के समान किनारों वाले दो सपोर्टर हैं जिन पर कोई रॉड टिकी हुई है जिसका भार W है। अभी हम क्वेश्चन में आंसर में देखेंगे फिगर। और ये भार इक्विलिब्रियम में है, क्षैतिज पोजीशन में या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। कह रहा द नाइफ्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम ईच अदर। जो चाकू लगाई गई हैं वो D दूरी पर है एक दूसरे से। कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज एट डिस्टेंस X फ्रॉम A। अगर A रॉड में A और B बिंदु है तो A की तरफ से अगर देखा जाए तो जो सेंटर ऑफ मास है वो X डिस्टेंस पर है। तो कह रहा है द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज। तो A पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी ये हमको बताना है। तो इसको अच्छे से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जैसे जैसे दिया है वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गिवन सिचुएशन इज शोन इन फिगर। तो ये रॉड हमने बना ली है AB, इधर वाला पॉइंट A है, इधर पॉइंट B है। इस पर W भार नीचे की ओर लटका हुआ है। जब कोई भार नीचे को लटकता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को काम करती है। तो A बिंदु पर नॉर्मल रिएक्शन देखिए, ये नीचे से ऊपर को बनाया है। आप लोग ऐसे बना सकते हैं, अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस प्रकार बना सकते हैं, और बना करके यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N लिख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो रहा है तो इसने नीचे को बनाया है, तीर तो ऊपर को लगाया है, बस उसी से आप लोग समझ लीजिए। आप देखिए कह रहा है कि A बिंदु से जो भार लटकाया गया है उसकी दूरी X है, और पूरा जो रॉड है उसकी A से B बिंदु तक की दूरी कितनी है, D है। तो पूरी D है। अब A बिंदु से जहां पर भार लटका है वो दूरी अगर X है
तो फिर इधर वाली कितनी हो जाएगी, पूरी डी है, तो डी में अगर x घटा दिया जाए तो इधर वाली निकल आए, तो ये आ गई d माइनस एक्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए N1 नॉर्मल रिएक्शन हो गया ए पॉइंट पर। हमने आपको बताया था न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो बराबर आपके भी हाथ में उतना ही चोट लगेगी जितना उसके गाल पर। तो गाल पर जिधर को बल लगा है उसके विपरीत आपके हाथ पर लगा है, तो इस भार के कारण जितना नीचे की ओर क्रिया है इसके विपरीत ए और बी बिंदु पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया है। तो इसलिए N1 और N2 ए और बी बिंदु पर ऊपर की ओर तीर लगाए गए। तो यहाँ पर देखिए N1 बराबर नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए हो गया, N2 बराबर नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी हो गया, और W बराबर वेट ऑफ रॉड हो गया। इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर ऊर्ध्वाधर इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की बात करें तो ये N1 और N2 ऊपर को है और W नीचे को है, तो ऊपर वाले दोनों इस नीचे वाले W के बराबर होंगे, तभी ये रॉड यहाँ पर संतुलित हो सकती है। तो इसलिए इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम N1 पर N2 बराबर हमारा हो जाएगा W। अब देखिए अगर ये बीचों बीच नहीं है W तो क्या होगा, अगर इधर ज्यादा है तो N1 की वजह से, तो अगर ये इधर ज्यादा है तो इधर को ऐसे रॉड घूम जाएगी, क्योंकि W अगर इधर ज्यादा है तो इधर ऐसे घूमेगी, या W इधर को खिसका दिया जाए तो रॉड इधर नीचे ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर दोनों तरफ देखा जाए घुमाव वाला यानी बल आघूर्ण, इधर बल ज्यादा हो जाएगा, जब इधर भार ज्यादा हो जाएगा तो इधर को घूमने लगेगी। तो घूमने वाले बल को बल आघूर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में टार्क कहते हैं। तो ये ना घूमे तो इसके लिए जरूरी है कि इधर वाला बल आघूर्ण इधर वाले बल आघूर्ण से बराबर हो। तो बराबर का मतलब है कि इधर जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन बल आघूर्ण होता है टाउ इक्वल टू R क्रॉस F, ये होता है, यानी बल गुणे बल लगाए गए बल से लंबवत दूरी। तो अगर हम N2 को बल माने तो लंबवत दूरी कौन हो गई, ये कोण 90 डिग्री होगा, तो लंबवत दूरी d माइनस एक्स हो गई। अगर N1 को एक बल माने तो ये x हमारी लंबवत दूरी हो गई, क्योंकि ये कोण हमारा 90 डिग्री। तो इसका मतलब N1 इंटू एक्स बराबर N2 इंटू डी माइनस एक्स। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो टार्क बैलेंस हो जाएगा, बल आघूर्ण बैलेंस हो जाएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। रॉड के द्रव्यमान केंद्र के हिसाब से ये बल आघूर्ण या टार्क बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन और भार को बैलेंस किया, और यहाँ पर रॉड घूम सकती है तो दोनों तरफ के टार्क को बैलेंस किया। अब देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ N2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब N2 की वैल्यू को N1 में अगर रख देंगे तो N2 बराबर N1 एक्स अपान डी माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N1 एक्स बराबर W माइनस N1 डी माइनस एक्स। कुल मिलाकर के इसमें N2 की वैल्यू रख दिया तो इधर जाएगा तो W माइनस N1 हो जाएगा। तो N1 एक्स बराबर W डी माइनस W एक्स माइनस N1 डी प्लस N1 एक्स हो गया, इस ब्रैकेट को जब खोल दिया गया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया N1 बराबर W डी माइनस एक्स अपान डी। तो इस प्रकार से हमारा 28 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ABC इज एन इक्विलिब्रियम ट्रायंगल विद O एज इट्स सेंटर। कह रहा है ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं।
और इसका सेंटर O है। कह रहा है इसमें वेक्टर F1, वेक्टर F2 एंड वेक्टर F3 रिप्रेजेंट 3 फोर्सेज एक्टिंग along द साइड AB, BC एंड AC रेस्पेक्टिवली। तो 3 बल है, F1 हमारा AB में, F2 हमारा BC में और F3 हमारा AC में बल लगाए जा रहे हैं। कह रहा है द टोटल टार्क अबाउट O इज 0। अगर इस केंद्र बिंदु O के सापेक्ष देखा जाए तो कह रहा है टोटल टार्क यानी कुल बलाघूर्ण 0 है। तो कह रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F3 इज। तो ये F3 का परिमाण क्या होगा ये हमको बताना। तो जैसे हमने टार्क इक्वल टू लंबवत दूरी गुणे बल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स, तो वही चीज लागू कर देंगे और लागू करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज को स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो कह रहा है लेट x बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर O ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम ईच साइड। तो अगर देखा जाए तो x जो दूरी है केंद्र बिंदु O से हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ये मिला दें, ये मिला दें, ये मिला दें, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो केंद्र बिंदु यानी सब जगह बराबर होगा और ये बराबर दूरी को हम x मान लें तो बलाघूर्ण बराबर होता है लंबवत दूरी गुणे बल। तो लंबवत दूरी को हम x मान ले रहे हैं। तो वही कह रहा है कि फोर्स और सेंटर जो है वहां पर जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम x मान लेते हैं। तो देखिए लेट x बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर O ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम ईच साइड। तो प्रत्येक तरफ का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी प्रत्येक भुजा से केंद्र बिंदु की दूरी लंबवत दूरी अगर हम x मान लें तो बल से लंबवत दूरी x हो गई। तो बलाघूर्ण क्या होता है? बल से लंबवत दूरी गुणे बल। तो एक दिशा में F1 है तो F1 इंटू x हो गया, क्योंकि बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। वैसे पहले लंबवत दूरी होती है, बाद में बल होता है, लेकिन साधारण तौर पे इसने लिख दिया। तो F1x प्लस F2x माइनस F3x है, इसको ध्यान देना है, बराबर 0 हो गया। अब इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए F1 इधर को है, F2 इधर को है, लेकिन ये इधर को है। ये इधर को बल लगाएगा अगर, तो वस्तु किधर को घूमेगी? ध्यान दीजिए। अब यहां पर देखें थोड़ा सा बारीकी से कि अगर B पॉइंट पर ये मान लीजिए कोई राड है और B पॉइंट पर ऐसे बल लगाया जाए, तो ये अगर राड होती तो ऐसे बाईं तरफ ऐसे ऐसे घूमती। इसी प्रकार से अगर ये कोई राड होती और C पॉइंट पर बल लगाया जाता तो ये ऐसे ऐसे राड घूमती बाएं तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ये C कोई राड होती और इस पर बल यहाँ लगाया जाता तो ये राड ऐसे घूमती दाईं तरफ, क्लॉकवाइज। तो चूंकि B पॉइंट पर बल लगाने पर ये बाईं तरफ ऐसे घूमेगी, C पॉइंट पर इस पर बल लगाने पर ये भी बाएं तरफ घूमेगा ऐसे ऐसे। तो इसलिए बल F1 और F2 एक ही तरफ घुमाव है, इनमें एक ही तरफ का घुमाव है बाईं तरफ, और इसमें दाईं तरफ घूमने लगेगी। तो इसलिए इसका चिन्ह इन दोनों के चिन्ह से अलग है। तो इसलिए F1 और F2 को पॉजिटिव लिखा जा रहा है, जबकि F3 को निगेटिव लिखा जा रहा है। तो क्यों लिखा जा रहा है ये भी आपको समझना चाहिए। तो अब इस प्रकार से ये पूरा 0 हो गया। तो F3 बराबर आ गया F1 प्लस F2। तो 29 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी
यानी CG of a body is the point at which the weight of the body acts. Center of mass coincide with the center of gravity if the earth is assumed to have infinitely large radius. तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। तो पहला देखिए पॉइंट जो है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स। ये तो सही है, वेट का मतलब W बराबर mg होता है, g हमारा ग्रेविटी है। तो जहां पर पूरा वेट काम करेगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ए हमारा करेक्ट हो गया। अब बी पॉइंट कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द अर्थ इज एज्यूम्ड टू हैव इनफाइनेटली लार्ज रेडियस। ये गलत है। हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र और सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र दोनों कोइंसाइड करेंगे, यानी एक ही दोनों का केंद्र बिंदु कब होगा, जब बॉडी सिमेट्रिकल होगी। अभी 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ा। सममित बॉडी के लिए ये सही है, यानी सारी भुजाएं एक जैसी हो, सारी बॉडी एक जैसी हो। जैसे कि मान लीजिए हमने ये वृत्त खींच दिया, ये वृत्त खींच दिया, तो दोनों एक ही तरह के हैं। तो इनमें तो सेंटर जो होगा वो एक ही हो सकता है, ग्रेविटी और मास का, यानी द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। जैसे समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो छोटे बड़े हो तो उनका भी सेंटर एक ही हो सकता है, ग्रेविटी का और मास का। लेकिन ये पृथ्वी के लार्ज का कोई मतलब नहीं। तो दूसरा विकल्प हमारा गलत हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, कह रहा है टू इवेल्युएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट द इंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए हमें पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन पता होना चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था कक्षा 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की बात थी। तो विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब था कि कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, तो जहां तक उसके चार्ज का प्रभाव है वो विद्युत क्षेत्र होता था। कि अगर उस चार्ज के प्रभाव में कोई चार्ज पार्टिकल ले आया जाए, तो अगर सेम टाइप का चार्ज है तो प्रतिकर्षण करेगा, अगर डिफरेंट टाइप का चार्ज है तो आकर्षण करेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि कोई पार्टिकल रखा है तो उसका गुरुत्व बल यानी उसका खिंचाव कितनी दूरी तक प्रभावी है, यही उसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि टू इवेल्युएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। कोई वस्तु है तो उसके भीतर नहीं कहीं बाहर अगर हमको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, तो कह रहा है द इंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कह रहा है हमको ये मानना पड़ेगा कि उसका पूरा द्रव्यमान केंद्र या उसका पूरा मास, उसका पूरा द्रव्यमान उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर केंद्रित है। ऐसा कोई रूल नहीं है। द्रव्यमान केंद्र तो सेंटर ऑफ मास पे केंद्रित होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है, सेंटर ऑफ मास अलग है। तो सेंटर ऑफ मास पर यानी द्रव्यमान केंद्र उसका अलग हो सकता है और ग्रेविटेशनल केंद्र अलग हो सकता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं। कह रहा द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू द एक्सिस। तो देखिए हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ गायरेशन को अगर हिंदी में देखें तो कहेंगे घूर्णन की त्रिज्या। तो कोई चीज घूमेगी कब? जब त्रिज्या लगाए गए बल के लंबवत हो। तो मान लीजिए कि ये कोई वृत्ताकार वो है और ये उसकी त्रिज्या है, तो अगर इसको घुमाना है तो यहाँ पर बल जो लगेगा
यहाँ पर बल इस रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर ये घूर्णन की त्रिज्या है तो लगाया गया बल अगर लंबवत होगा तभी ये इस वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूमेगी, अगर यहाँ पर है कोई पार्टिकल या वस्तु तब। तो वही कह रहा है, देखिए कि द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर लेंथ होती है जिस अक्ष के पड़ता है कोई वस्तु घूमती है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू द एक्सिस। तो जो गुरुत्व केंद्र होता है उसके गुरुत्व केंद्र के परितः घूमने के लिए लंबवत जो पार्टिकल जो त्रिज्या खींची जाती है वही हमारी घूर्णन की त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो इसका मतलब पहला विकल्प और चौथा विकल्प हमारा करेक्ट हो गया, यानी 30 का 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 30 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। तो चौथे में चौथा और पहला है ये विकल्प में, तो पहला और चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आ जाता है 31 नंबर। कह रहा है रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। मास पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस x के। फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एंड विल बी एट। तो कह रहा है एक 3 मीटर लंबी राड है और उस राड का जो द्रव्यमान प्रति यूनिट लंबाई है वो डिस्टेंस अगर x मानी जाए तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। किसी एक कोने से अगर दूरी ली गई है x, तो कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द वन एंड विल बी एट। तो कह रहा है द्रव्यमान गुरुत्व केंद्र क्या होगा किसी एक किनारे से। तो फिर से क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक 3 मीटर लंबाई की लेंथ 3 मीटर लंबाई की राड है, उसका पर यूनिट लेंथ जो है मास पर यूनिट लेंथ वो एक किनारे से अगर दूरी x ली जाए तो उसके समानुपाती है। तो कह रहा है कि किसी एक एंड से गुरुत्वीय केंद्र की दूरी क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन को आराम से करेंगे। तो यहां पर देखिए चूंकि पर यूनिट लेंथ दे दिया है तो किसी चीज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जब हम किए जाते हैं तो करते हैं तो वहीं पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमारा कूद पड़ता है। तो ये देखिए 3 मीटर लंबाई की राड है और पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से ये डिस्टेंस x है और बहुत छोटा टुकड़ा लिया जाए तो वो dx होगा। तो इसी छोटे टुकड़े को पूरे x में इंटीग्रेट कर दें तो हमारा x के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आएगी। तो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री लेंथ dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड। तो कह रहा है कि एक किनारे से अगर दूरी x ली जाए तो उस दूरी x का हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं dx। तो अगर इसके हिसाब से इंटीग्रेट करें तो इट्स मास बराबर क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ कह रहा है x के समानुपाती है, तो मास समानुपाती हो जाएगा dx के। तो यहां पर जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे कर लेंगे। तो अगर मास m है तो ये समानुपाती होगा पर यूनिट लेंथ, तो x हो गया और इंटीग्रेशन करेंगे छोटे टुकड़े का तो इंटू dx हो गया। और जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट को k लिख दिया kx dx। तो यही चीज देखिए लिखी गई है k इंटू x इंटू dx। k क्या है? हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपातिक गुणांक है हमारा। अब देखिए द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड एक्स इज गिवन बाई। अब ये डिस्टेंस x है तो यहीं पर कहीं गुरुत्व केंद्र होगा तो उसको हम एक्स मान लेते हैं।
तो एक्स सी इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर लंबाई की रॉड है तो 0 से 3 मीटर तक ये इंटीग्रेट करेंगे तो के एक्स डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा अपान ये हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक के एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा हो गया 0 से 3 तक, तो ये x और ये x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, ये x डी एक्स इंटू एक्स है तो ये हमारा x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया अपान 0 से 3 तक। ये कांस्टेंट कट गए तो यहाँ से भी k हट गया, यहाँ से भी, तो x dx बचा। तो अब ये क्या हो गया, अब इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए एक x है तो ये क्यूब हो जाएगा और जितना पावर होगा उतने का भाग देंगे तो नीचे भी 3 हो गया 0 से 3 तक। और यहाँ नीचे देखिए क्या हो गया, यहाँ पर ये x स्क्वायर हो जाएगा अपान नीचे 2 हो जाएगा, ये भी 0 से 3 तक। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड एक्स सी इज गिवन बाई, तो इस तरह दिया जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स सी इक्वल टू, अगर ऊपर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 होगा बटे 3 होगा अपान नीचे 3 का स्क्वायर 9 होगा अपान 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड विल बी एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो 31 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है, कह रहा है कि 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज 75 किलोग्राम मास फ्रॉम वन पुली। तो एक पुली लगाई गई है घिरनी, उस घिरनी से 250 न्यूटन का जो फोर्स लगा दिया जाए तो 75 किलोग्राम का द्रव्यमान हम लोग उठा सकते हैं। कह रहा है इफ रोप इज पुल्ड 12 मीटर, अगर जो रस्सी है उसको 12 मीटर रस्सी हम लोग खींच डालते हैं इस 75 मीटर के रॉड को 75 किलोग्राम के द्रव्यमान को उठाने में, तो कह रहा है देन द लोड इज लिफ्टेड टू 3 मीटर। तो 12 मीटर अगर रस्सी खींचते हैं तो 75 किलोग्राम का द्रव्यमान हमारा 3 मीटर ऊपर उठ जाता है। तो कह रहा है द इफिशियंसी ऑफ पुली सिस्टम विल बी, तो पुली की इफिशियंसी कितनी है। तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए परसेंटेज मतलब कितना बल लगाया गया, उस बल का कितना उपयोग हुआ उस भार द्रव्यमान को या भार को उठाने में, कुल मिला के वही हमारी इफिशियंसी होती है। जैसे मान लीजिए हमने आपको 10 सवाल पढ़ाए और 10 सवाल में आप 2 ही सीख पाए, 8 नहीं सीख पाए, तो आपकी इफिशियंसी 20% है। 10 में 2 तो 100 में 20 सीख पाते तो आपकी इफिशियंसी कितना है 20%। तो उसी प्रकार से मतलब जो बल लगाया गया वो कितना इफिशियंट है, पुली कितना पूरे बल का उपयोग कर पाई, ये हमारे बताने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए लोड W बराबर होता है mg, और यही लोड ही पुली से उठाना है। तो द्रव्यमान हमको दे दिया है 75 किलोग्राम और g की वैल्यू 10, तो आ गया 750 न्यूटन। इतना उसमें लोड है या भार है। अब इफर्ट P बराबर 250 न्यूटन, हम 250 न्यूटन बल लगा करके उसको उठाना चाहते हैं, तो जो बल लगा के उठाना चाहते हैं उसको इफर्ट बोलते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है लोड अपॉन इफर्ट। तो लोड कितना है 750 न्यूटन और इफर्ट कितना लगाया गया 250 न्यूटन, तो ये आ गया 3 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज निकल के कितना आया 3। तो वेलोसिटी रेशियो अब निकालने कितना आएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफर्ट, तो इफर्ट यानी 250 न्यूटन बल लगाया गया तो 12 मीटर रस्सी हमको खींचना पड़ा था, तो 12 हो गया अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, तो लोड के द्वारा कितना चला गया 3, जो हमने निकाला है मैकेनिकल एडवांटेज।
तो 3 हो गया, तो ये आ गया हमारा 4। तो इफिशियंसी कितना हो गई, ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना है 3 और वेलोसिटी रेशियो कितना है 4, और 100 का गुणा कर दिया गया तो प्रतिशत में आ गया 75%। तो यही हमारा इफिशियंसी हो जाएगी 75%। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला और इफिशियंसी ईटा का फार्मूला, ये सब बॉक्स में आप लोग बंद कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, फिर पूछा जा सकता है। तो 32 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड 3 मीटर है, ट्रेवल्ड बाय लोड, और इफर्ट जो लगाया गया उसके द्वारा 12 मीटर है, यानी 12 मीटर रस्सी खींची गई तो लोड ये 75 किलोग्राम का भार केवल 3 मीटर उठाए ऊपर, इसको ध्यान देना। तो देखिए 12 मीटर खींची गई रस्सी तो 3 मीटर उठा केवल, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफर्ट, तो जो बल लगाया गया उससे 12 मीटर रस्सी खींचने में बल लगाया गया, बल लगा के 12 मीटर रस्सी खींची गई, और लोड कितना उठा केवल 3 मीटर, तो 12/3 तो आ गया 4, और ये मैकेनिकल एडवांटेज आ गया हमारा 3। तो यहाँ पर देखिए ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दोनों निकाल लिए हैं, तो 3/4 आ गया, और अगर प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए तो आ गया 75। तो 32 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो कह रहा है कपल प्रोड्यूस, कपल का मतलब जोड़ा, तो किसी बल में अगर, किसी राड में अगर 2 बल लगा दिए जाएं, मान लीजिए ये कोई हमारी राड है और इस पर 2 बल लगा दिए, कपल का मतलब विपरीत दिशा में होने चाहिए और बराबर परिमाण में होने चाहिए, उसे कपल कहते हैं। जैसे आपके पैर के चप्पल कहते हैं एक जोड़ी चप्पल है, तो एक बाएं पैर में पहनते हैं और एक दाएं पैर में, दोनों उल्टा है, बाएं पैर दाएं के उल्टा है, लेकिन चप्पल दोनों बराबर है क्योंकि पैर बराबर है। तो मैग्नीट्यूड बराबर और विपरीत दिशा में बल हो तो उन्हें कपल कहेंगे। तो जब ऐसा लगेगा और एक केंद्र बिंदु होगा तो प्योर रूप से, पूर्ण रूप से एक घूर्णन गति करेगा, ये इधर को ले जाएगा इधर को, तो ये राड हमारी ऐसे घूमने लगेगी, तो प्योरली रोटेशनल मोशन होगा, स्थानांतरण गति नहीं होगी, केवल घूर्णन गति होगी। तो 33 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 33 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 34 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित सवाल है, तो इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।